नेमी निधि और नटरंग प्रतिष्ठान की ओर से नेमीचंद्र जैन स्मृति व्याख्यान माला में आज आपका स्वागत है। नेमी जी अगर जीवित होते तो 101 वर्ष के हुए होते। उनकी स्मृति में ये व्याख्यान माला हमने 2005 में शुरू की थी और पहला व्याख्यान डॉक्टर मुकुंद लाठ ने दिया था, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। और अंतिम व्याख्यान जो नेमी शती के शुरू होने पर इतिहासकार डॉक्टर रोमिला थापर ने पिछले वर्ष दिया। आप जानते ही हैं कि नेमी जी कवि थे, साहित्य और उपन्यास के आलोचक थे, रंग दृष्टा थे, संपादक थे, संग्राहक थे और उनकी बहुत गहरी दिलचस्पी संस्कृति के व्यापक क्षेत्र में थी, संचार माध्यमों में थी और इसलिए यह बहुत उपयुक्त है कि इस व्याख्यान माला का आज का व्याख्यान संस्कृति पर केंद्रित हो। वैसे भी संस्कृति की इन दिनों इतनी दुर्व्याख्या हो रही है और तरह तरह की कोशिशें हो रही हैं कि हम संस्कृति के मूल तत्व और सत्व को भुला दें और एक छद्म संस्कृति जो राजनीति और छद्म धार्मिकता मिलकर गढ़ रही है उसको संस्कृति मान रही। ऐसे संदर्भ में विद्वान, आलोचक, अध्यापक और सार्वजनिक बुद्धिजीवी अपूर्वानंद का संस्कृति, स्मृति और विस्मृति पर व्याख्यान बहुत ही मौजू और प्रासंगिक है और हम अब डॉक्टर अपूर्वानंद से अनुरोध करते हैं कि वो अपना व्याख्यान शुरू करें। डॉक्टर अपूर्वानंद। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। मैं नेमी निधि और नटरंग प्रतिष्ठान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि नेमीचंद जैन स्मृति व्याख्यान माला में आज के दिन मैं शामिल हो सकूं। नेमी जी के बारे में अशोक जी ने बतलाया और आप सारे लोग जो शामिल हैं जानते हैं, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं कि वे आधुनिक भारत के मूर्धन्य सांस्कृतिक व्यक्तित्वों में से एक थे। एक ऐसे व्यक्ति जो स्मृति को संजोते रहे और स्मृति को गढ़ते रहे। ऐसी स्मृति जिसमें भारत खुद को देख सके और जिसकी शक्ल में खुद को गढ़ भी सके, क्योंकि नेमी जी उस पीढ़ी के थे जो भारत को गढ़ रहे थे, जिसके पास एक स्वप्न था, उस स्वप्न को वो गढ़ रही थी। आज वे होते तो उस स्वप्न के बारे में क्या कहते, उसकी कैसे आलोचना करते, वह स्वप्न क्या बिखर गया, क्या उसका संघर्ष समाप्त हो गया, क्या उसका अभ्यास समाप्त हो गया, इसके बारे में उनके विचार क्या होते, यह जानने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन जो कुछ उन्होंने लिखा है, कहा है, उससे हम अनुमान कर सकते हैं कि उनके विचार क्या हो सकते थे। मैं नेमी जी को उनकी नैतिक स्पष्टता और नैतिक दृढ़ता के लिए भी याद करता हूँ, जो दुर्लभ है। एक याद है और उसे यहाँ दोहराना बहुत गलत नहीं होगा। हम तब बहुत नौजवान थे, जोशीले थे और अपने वरिष्ठों की आलोचना करने में धृष्टता की सारी सीमाएं हम पार कर जाते थे। हम इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा के सदस्य थे पटना के। 1985 में इप्टा के पुनर्गठन के पहले एक प्रास्ताविक सम्मेलन आगरा में हुआ था और वहाँ पटना इप्टा से कई लोग गए थे। वहाँ नेमी जी की उन्होंने तीखी आलोचना की थी
यह युवक ही कर सकते हैं और नेमी जी ने उस आलोचना को सुना। यह 1985 की बात है। उसके 2 वर्ष बाद पटना में नेमी जी से हमारी मुलाकात हुई। ये लेकिन बिल्कुल अलग संदर्भ में थी। पटना में एक रंगशाला है, प्रेमचंद रंगशाला, जिस पर बरसों से सीआरपीएफ का कब्जा था और हम सारे लोग उस कब्जे को हटाने का आंदोलन कर रहे थे। नेमी जी एक खास कार्यक्रम में पटना पहुंचे थे और उसमें हम नौजवानों की योजना यह थी कि हम मंच पर कब्जा कर लेंगे। आशंका यह थी कि अगर हम कब्जा करेंगे तो पुलिस हमें हटाएगी, हम पर लाठीचार्ज करेगी। फिर उस बात का क्या होगा जो हम वहां से रखना चाहते हैं, यानी प्रेमचंद रंगशाला का प्रश्न। उस सिलसिले में हम बहुत संकोच करते हुए नेमी जी के पास पहुंचे, क्योंकि हमने नेमी जी पर बहुत तीखा हमला किया था। संकोच था कि नेमी जी किस तरह हमसे पेश आएंगे, क्योंकि आखिर यह बात 1 साल पुरानी ही थी। जब हम वहां पहुंचे और हमने झिझकते हुए नेमी जी के सामने यह कहा कि हम ऐसा करना चाहते हैं और अगर इसमें पुलिस हमारे साथ या दुर्व्यवहार करेगी तो फिर आप क्या करेंगे? नेमी जी को 1 सेकंड भी नहीं लगा। निर्द्वंद भाव से उन्होंने कहा कि मैं वॉकआउट करूंगा। यह निर्द्वंद भाव एक दूसरे व्यक्ति में भी हमने देखा था वहां, वह थे बाबा कारंत। और ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि बाबा कारंत, नेमी जी के ऊपर बाबा कारंत की असीम श्रद्धा थी। उसका मैं खुद साक्षी हूँ उस श्रद्धा का, और नेमी जी कारंत जी से बहुत स्नेह करते थे, उसका भी मैं साक्षी हूँ। मुझे यह देख के बहुत आश्चर्य हुआ कि नेमी जी को 1 साल पहले हुई उस घटना की या तो याद नहीं थी, या उन्होंने याद दिलाकर हमें लज्जित नहीं किया। हमें यह नहीं कहा कि उस घटना के बावजूद मैं तुम्हारे साथ हूं, यानी किसी भी प्रकार उन्होंने एक संकोच खड़ा नहीं होने दिया। और जैसे हमारा उनके पास आना अत्यंत ही स्वाभाविक था एक वरिष्ठ साथी के रूप में, और उनका हमारे साथ निकलना, उन्होंने कहा कि मैं कई दशकों के बाद सड़क पर निकलूंगा, लेकिन मैं इस बार तुम लोगों के साथ निकलूंगा। और वह तस्वीर अभी कुछ दिन पहले हमारे दोस्तों ने हमें भेजी, जिसमें नेमी चंद जैन, बाबा कारंत उस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं जो पटना में प्रेमचंद रंगशाला को सीआरपीएफ से खाली कराने के लिए निकाला गया जुलूस है। मैं आश्चर्यचकित था कि नेमी जी को उस अपमान की याद क्यों नहीं रही, और अगर वह याद थी तो वह आड़े क्यों नहीं आई उस निर्णय को लेने में। उन्होंने क्यों यह नहीं कहा कि तुम वही लोग हो जिन्होंने मेरा अपमान किया है या मेरे ऊपर इतना धृष्टतापूर्ण आक्रमण किया है। या उन्हें वह स्मृति थी, लेकिन उस स्मृति को उन्होंने पीछे ढकेल दिया क्योंकि एक नैतिक प्रश्न उनके समक्ष था और वह ज्यादा अहम था। ऐसे निर्णय बहुत कठिन होते हैं और मैंने बहुत कम लोगों को इस संकोच को पार करते हुए देखा है। इसलिए भी नेमी जी को लेकर मेरे मन में अतिरिक्त श्रद्धा है। उनके जो बाकी पक्ष हैं उनके व्यक्तित्व के, उनमें सारे लोगों की श्रद्धा है और मैं भी उनमें शामिल हूँ, लेकिन इस नैतिक स्पष्टता के चलते आज के इस व्याख्यान का प्रस्ताव कुछ ही दिन पहले मुझे मिला। इसलिए इस व्याख्यान की गरिमा के अनुरूप जो तैयारी होनी चाहिए और एक तैयार व्याख्यान आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्योंकि वही नेमी जी के अनुरूप भी होता। वे जितनी सावधानी से चीज़ों को संवार कर सामने रखते थे, अधकचरे तरीके से नहीं। इसलिए मैं पहले नेमी जी से क्षमा मांग लेता हूँ और आप सारे लोगों से कि वह उस प्रकार का संवरा हुआ व्याख्यान नहीं होगा। और इसमें पूरी गलती मेरी नहीं है, कुछ आयोजकों की भी है जिन्होंने मुझे बहुत कम वक्त दिया। कुछ गलती आप कह सकते हैं आज के पूरे माहौल की है, आज की भारत सरकार की या भारत सरकार के दूसरे अवयवों की, जिन्होंने उस वक्त से भी कुछ वक्त मुझसे ले लिया, लेकिन उसकी चर्चा फिर कभी की जा सकती है। अभी इसे एक प्रस्ताव के रूप में देखा जा सकता है, जो बातें मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं।
अशोक जी ने आरंभ में कहा कि यह विषय मौजू है, और मौजू इसलिए है कि अभी संस्कृति की दुर्व्याख्या हो रही है। मैं एक दूसरा प्रस्ताव करने जा रहा हूं। मैं यह कहने जा रहा हूं कि अब तक हम संस्कृति को जिस प्रकार देखते रहे हैं, क्या उससे अलग तरीके से देखने की जरूरत है। मसलन संस्कृति शब्द का उच्चारण करते ही जो कुछ पद हमारे दिमाग में फौरन ही आते हैं, वे हैं धर्म, भाषा, कविता, संगीत, स्थापत्य, कलाएं, आदि आदि। ये सारे पद हमारे दिमाग में फौरन ही आ जाते हैं। लेकिन मैं प्रस्ताव करना चाहूंगा कि आज जब हम संस्कृति शब्द का उच्चारण कर रहे हों, या आधुनिक समय में हम जब संस्कृति शब्द का उच्चारण कर रहे हों, तो कुछ और पद हमारे दिमाग में आने चाहिए। मसलन अदालत, पुलिस, सरकार, राजनीति, जेल, पुलिस से लोगों की पूछताछ, सड़क पर हिंसा। यह सारा कुछ अगर संस्कृति नहीं है, तो फिर संस्कृति की उस व्यापक परिभाषा का हम क्या करें, जो आप किसी संस्कृति पर लिखी गई किसी भी किताब में अनिवार्यता पढ़ते हैं। वह यह कि संस्कृति क्या है। संस्कृति दरअसल जीवन जीने का तरीका है। यह संस्कृति की एक व्यापक परिभाषा दी जाती है, जिसमें सारी चीजें ही शामिल हो जाती हैं। इसलिए संस्कृति सिर्फ धर्म, काव्य, नाटक, उपन्यास, संगीत, स्थापत्य, कलाएं, भाषा आदि नहीं है, बल्कि वह पेचकस भी है, स्क्रू ड्राइवर भी है, वह हल भी है, वह ट्रैक्टर भी है, वह एयर प्योरीफायर भी है, वह आज चारों तरफ और सार्वभौम हो गया, वह नकाब भी है, जिसे आप मास्क कहते हैं, जिसके बिना आज आप एक दूसरे से नहीं मिल सकते। यह सब कुछ संस्कृति के अवयव हैं, और यह सब कुछ मिलकर एक संस्कृति बनाते हैं। लेकिन अलग अलग वक्त होते हैं, और अलग अलग वक्तों में संस्कृति का एक पक्ष दूसरे पक्ष को ढक देता है। और मेरी समझ ये है कि आज संस्कृति का जो पक्ष हावी है, उसमें हमें इन शब्दों को याद रखना चाहिए। जो शब्द हैं अदालत, पुलिस, सरकार, राजनीति, जेल, सड़क पर होने वाली हिंसा, नारे और नारे और नारे। और जब हम संस्कृति के इस परिदृश्य को सामने रखते हैं और उसे याद रखने की कोशिश करते हैं, और उसमें इन दो शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं, जो शब्द हैं स्मृति और विस्मृति। आमतौर पर हम सारे लोग जानते हैं कि संस्कृति का स्मृति से बहुत गहरा रिश्ता है। अक्सर उन समाजों की भर्त्सना की जाती है जो स्मृति विहीन समाज हैं। उन समाजों को आगे बढ़ा हुआ माना जाता है, उन्नत, जो स्मृति संपन्न समाज है, जो अपनी स्मृतियों को संजोते हैं। ऐसे समाज जो संग्रहालय बनाते हैं, ऐसे समाज जो चित्र वीथिकाएं बनाते हैं, ऐसे समाज जो किताबें लिखते और छापते हैं और बड़ी संख्या में प्रसारित करते हैं। यानी जो संस्कृति का उत्पादन इस अर्थ में करते हैं और उसका संरक्षण करते हैं, स्मृति का, और उसे वितरित करते हैं चारों तरफ, ताकि वो सबको उपलब्ध हो पाए। ऐसे समाजों को उन्नत समाज माना जाता है। ऐसे समाजों की भर्त्सना की जाती है जो स्मृति विहीन है, जिनको स्मृति की कोई परवाह नहीं है। और जब हम स्मृति कहते हैं, तो साथ साथ दूसरा शब्द सामने आता है, वह अतीत। आखिर स्मृति किसकी, याद किसकी? याद अतीत की। वह अतीत कहाँ जाकर खत्म होता है और कहाँ आकर हमारे वक्त से मिलता है। इस विषय पर हम में से आज के कई लोग विचार कर रहे हैं, और यूरोप के एक बहुत बड़े दार्शनिक बर्गसन ने इस पर विचार किया है कि दरअसल अतीत और वर्तमान मिलते हैं और एक समय का निर्माण होता है। स्मृति उस समय में रहती है। यह समझना कि स्मृति हमारे दिमाग में कहीं रहती है और किसी स्नायविक क्रिया प्रतिक्रिया के चलते वह सक्रिय हो जाती है, इस समझ से एक समझ
अलग यह है कि स्मृति दरअसल समय में रहती है और उस समय से उस स्मृति को निकाला जाता है, छाना जाता है और उस स्मृति को हम ग्रहण करते हैं या उसका त्याग करते हैं। उसके विस्तार में हम अभी नहीं जाएं और हम अभी अपने क्षण में लौट आएं। स्मृति, जब इस शब्द का मैं उच्चारण करता हूं तो यह अत्यंत ही उदात्त प्रतीत होता है, क्योंकि यह संस्कृति का शब्द है और जब हम संस्कृति के संदर्भ में इसका इस्तेमाल करना चाहें तो हम स्मृति ही कहते हैं, हम याद नहीं कहते हैं। लेकिन मैं इसे रोजमर्रा के स्तर पर उतारना चाहता हूं, इस स्मृति को, और इसके लिए याद शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूं। आप क्या याद रखते हैं और क्या भूल जाते हैं? जो आप याद रखते हैं, क्या वह आपको परिभाषित करता है? वह संस्कृति की आपकी समझ को परिभाषित करता है? क्या जो आप भूल जाते हैं वह संस्कृति की आपकी समझ को परिभाषित करता है? याद रखना क्या है और भूल जाना क्या है? जब मैं इस विषय पर विचार कर रहा था तो मुझे कुछ रोज पहले अपने सहकर्मी अंग्रेजी के अध्यापक हैनी बाबू की याद हो आई। हैनी बाबू की याद स्मृति और याददाश्त के सिलसिले में होना मेरे लिए बहुत अस्वाभाविक नहीं था, क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के द्वारा उनको भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किए जाने के पहले उस एजेंसी ने उनकी पूछताछ की और उनकी याददाश्त की जांच करने की कोशिश की, उनको क्या याद है और क्या याद नहीं है। 1 वर्ष पहले उनके घर पर छापा मारकर NIA ने उनका कंप्यूटर और हार्ड डिस्क और बाकी तमाम चीजें जब्त कर ली थी। ये सारे उपकरण स्मृति और याद के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हम सारे लोग जिस समय में जी रहे हैं, हमारी यादें या हमारी स्मृति उस जगह नहीं है जहां पहले रहा करती थी, यानी दिमाग में। वे उस हार्ड डिस्क में है, वे उस कंप्यूटर में है, उस कंप्यूटर के मदरबोर्ड और उसके हार्ड डिस्क में है, या अलग से जो हार्ड डिस्क खरीदी जाती है उस हार्ड डिस्क में है। इसलिए जब पुलिस आपके घर पहुंचती है तो आपसे पहले उसकी दिलचस्पी उस हार्ड डिस्क में होती है और उस कंप्यूटर में होती है जो आपके पास है, और वो उसकी जांच करना चाहती है, क्योंकि उन यादों से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते जो उनमें कैद हैं। आप उन्हें पोशीदा नहीं रख सकते। पुलिस के पास ऐसे यंत्र हैं, ऐसी जांच एजेंसियों के पास ऐसे यंत्र हैं जिनसे वह उन यादों को निकाल ले सकती है। लेकिन उससे भी जो ज्यादा हैरत अंगेज बात बहुत लोगों को लगेगी, लेकिन हम सारे लोगों को नहीं लगती अब, वह यह कि वह यादों का सृजन भी कर सकती है, उन्हें पैदा भी कर सकती है। इसलिए हैनी बाबू से इस बार यह पूछा गया कि आपके कंप्यूटर में यह एक पार्टीशन फाइल देखी गई है, आपको क्या इसकी याद है? और हैनी बाबू ने कहा कि हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैंने ऐसी कोई फाइल नहीं तैयार की है और कंप्यूटर पे नहीं रखी है। उनसे जांच एजेंसी ने बहुत मुलायमियत से कहा कि हाँ, हम जानते हैं आपने ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन आप याद करने की कोशिश कीजिए, जरूर आपके कंप्यूटर में ऐसा किसी ने किया होगा। वह किसने किया होगा, आप याद करें। हैनी बाबू को यह बहुत अच्छी तरह से पता है कि उनके घर और कोई नहीं आता उनका कंप्यूटर छूने के लिए। इसलिए यह जो एक फाइल जो फाइल दरअसल एक यादों का पिटारा है, वे यादें जिनमें पुलिस की खास दिलचस्पी है, क्योंकि वह उनकी तरफ ही इशारा कर रही है, बाकी किसी फाइल की तरफ नहीं। हर फाइल एक याद है, इसको हमें याद रखना चाहिए। हैनी बाबू कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने ऐसी फाइल तैयार की होगी, और एजेंसी उनसे कह रही है कोई बात नहीं, आप याद करने की कोशिश करें, कोई ना कोई आया है, आप उस व्यक्ति का नाम याद करने की कोशिश करें। यानी हैनी बाबू को अब एक ऐसी याद का उत्पादन करना है, उसे सामने लाना है जो दरअसल उनके पास नहीं है, और जब तक वह सामने नहीं लाएंगे तब तक यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी संतुष्ट नहीं होगी। इसलिए यादों का यह उत्पादन, यादों को गढ़ना एक दूसरी तरफ चल रहा है, और वह हमारे लिए अभी अधिक दिलचस्पी का विषय है। वह चल रहा है NIA की पूछताछ केंद्रों में, वह चल रहा है
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में, जहां यादें तैयार की जा रही हैं और फिर मीडिया के जरिए वितरित की जा रही हैं। ये फौरी यादें हैं, फौरन की यादें हैं जो लोगों को दी जा रही हैं। इसलिए मैंने कहा कि जब हम याद करने और भूल जाने की बात करें तो हम याद पैदा करने वाली इन एजेंसियों को दिमाग में रखें जो याद की एक अलग ही शक्ल पैदा कर रही हैं। ये संस्कृति की एक शक्ल बनाती है। इस शक्ल को हमें दिमाग में रखना आवश्यक है, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं होगा कि हम नेमी जी जैसे एक उदात्त व्यक्तित्व पर बात करते हुए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संस्कृति को समझने में लगा दिया, हम उसे इस क्षणिकता में लाकर समाप्त कर दें। इसलिए हम उस बड़े प्रश्न पर लौटें, वह बड़ा प्रश्न जो संस्कृति, स्मृति और विस्मृति से जुड़ा हुआ है। हम ये जानते हैं कि मनुष्य की एक परिभाषा यह भी हो सकती है कि वह याद रखने वाला प्राणी है। वह चीजों को याद रखता है या याद रखती है। इस रूप में भी उसकी परिभाषा की जा सकती है। इस रूप में भी उसकी परिभाषा की जा सकती है कि वह भूल जाने से कई बार अपराधी महसूस करने लगता है। उसमें एक प्रकार की दोष भावना भर जाती है। वह आखिर भूल कैसे गया? हम अपनी रोजाना की जिंदगी में भी इससे दो चार होते हैं। मसलन आपको किसी से परिचय कराना हो और आप अचानक उसका नाम भूल जाएं। आपके लिए इससे अधिक लज्जा का क्षण और कोई नहीं हो सकता। वह व्यक्ति शायद ही आपको माफ करे, आप जिसका नाम भूल गए हैं। लेकिन एक दूसरे प्रसंग में इजराइल के दार्शनिक मार्गरेट अविशाई ने अपनी किताब एथिक्स ऑफ मेमोरी में एक दूसरी भूल जाने का उदाहरण प्रस्तुत किया है, और उसका महत्व इस भूल जाने से कहीं ज्यादा है। वे इसे अंग्रेजी में, जिसे हम बैड मेमोरी कहते हैं, बैड मेमोरी का एक उदाहरण कहते हैं। भुलक्कड़ होना, मैं अक्सर भूल जाता हूँ। नाम और चेहरे में संबंध बना नहीं रहता है, इसलिए मुझे माफ किया जा सकता है। लेकिन वे इजरायली सेना के एक अधिकारी की बात याद करते हैं। वह अधिकारी जिसे पदोन्नति दी गई, पुरस्कार दिया गया और उसके बाद इंटरव्यू लिया जा रहा था, और उस इंटरव्यू में उससे उस सैनिक के बारे में पूछा गया जो दोस्ताना फायरिंग में मारा गया था और जो उन्हीं के अधीन था। ये बहुत आश्चर्य की बात थी कि सैनिक टुकड़े के उस नेता को उस सैनिक का नाम याद नहीं था। अगर यहां तक बात होती तो शायद उसे माफ किया जा सकता था। ज्यादा गंभीर बात यह थी कि उसे वह सैनिक ही याद नहीं था। अविशाई लिखते हैं कि नाम याद न रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह याद नहीं रहना कि वह सैनिक किस किस्म का था। क्या वह शालीन था? क्या उसकी पूरी चाल ढाल में एक तरह की स्फूर्ति थी? क्या वह हंसमुख था? इनमें से कुछ भी याद नहीं रहना, यह उस सैनिक को इस बात से बरी नहीं कर सकता कि उसकी मेमोरी को हम बैड मेमोरी में नहीं डाल सकते। यह सिर्फ पूरी याददाश्त का मामला नहीं है, यह एक दूसरी श्रेणी का भूल जाना है और एक दूसरी श्रेणी से में अपनी स्मृति को बनाना है। अविशाई इसकी बात करते हैं और यहां से वे समाजों की तरफ बढ़ते हैं, समुदायों की तरफ बढ़ते हैं, और वे ये पूछते हैं कि आखिर याद रखना क्या जरूरी है? क्यों हम वैसे समाजों को, वैसी संस्कृतियों को श्रेष्ठतर माने जो याद रखती हैं? हम क्यों ना बहुत सारी चीजें भूल जाएं? यह बात मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं और सारे लोगों ने कही है कि अगर हमें सारी चीजें ही याद रहें अपनी जिंदगी की तो बड़ा ही गड़बड़ झाला हो। क्योंकि उनमें से जो सबसे ज्यादा प्रासंगिक है उसकी पहचान करना और उसे निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि हम बहुत सारी चीजें भूल जाएं। यह हमारी इच्छा से स्वतंत्र होता रहता है। हम बहुत सारी चीजें भूलते रहते हैं, हमारी याददाश्त छींचती भी रहती है।
जैसा मैंने कहा, वह हमारी इच्छा से स्वतंत्र है, लेकिन बहुत सारा भूलना हमारी इच्छा पर निर्भर है। वह क्या है जो हम भूलना चाहते हैं और वह क्या है जो हम याद करना चाहते हैं। 1945 दूसरी बड़ी जंग के खत्म होने का वक्त, उसकी हर बरसी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, अनेक देशों के लिए, यहूदियों के लिए और खासकर जर्मनों के लिए। उसकी 60वीं बरसी में जब सारे देशों के नेता इकट्ठा हुए तो एक प्रश्न किया गया, हम किनकी याद कर रहे हैं और किन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या हम उन हजारों और लाखों जर्मन सैनिकों को भुला सकते हैं जिन्होंने इस जंग में अपनी जान गंवाई थी? वे जर्मन सैनिक गलत तरफ थे, यानी वे एक गलत पक्ष से लड़ रहे थे, वे नाजी पक्ष से लड़ रहे थे, लेकिन वे भी मारे गए थे। आप जब 1945 की याद करते हैं तो क्या आप गलत पक्ष से लड़ रहे लेकिन इन मारे गए लोगों की याद भी करते हैं या नहीं करते हैं? यह एक बड़ा दुविधा भरा प्रश्न था। क्या उनकी याद की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, भुला दिया जाना चाहिए? यह प्रश्न हम सब लोगों के समक्ष है और इस पर हमें विचार करना चाहिए। मैं इसका उत्तर देने की दृष्टता यहाँ नहीं कर रहा हूँ, इसकी कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह एक प्रश्न है जो सारे समाजों के सामने होता है। जर्मनी के सामने यह प्रश्न था 1945 के बाद कि वह अपनी राष्ट्रीय संस्कृति की स्मृति को फिर से संयोजित कैसे करे, और इसलिए उसने उसे फिर से ऐसे संयोजित किया कि हमेशा ही नाजीवाद को याद रखा जा सके, फासिज्म को याद रखा जा सके। थियोडोर एडोर्नो ने शिक्षा का मकसद यह बतलाया कि शिक्षा का प्राथमिक मकसद, प्राथमिक उद्देश्य, पहला मकसद यह होना चाहिए कि ऑशविट्स दोबारा ना हो सके। उन्होंने कहा सारी तालीम का ही पहला बल्कि आखिरी मकसद यही होना चाहिए कि ऑशविट्स ना हो सके। जर्मनी ने अपनी सारी शिक्षा का नियोजन इस प्रकार किया कि ऑशविट्स दोबारा ना हो सके, लेकिन 70 साल गुजरते ना गुजरते 2012 में एक किताब छप कर आई जर्मनी से, जिसका नाम था लुक हु इज बैक, देखो कौन लौट आया है। वह एक हल्का फुल्का सा उपन्यास है, कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं कलात्मक दृष्टि से, लेकिन उस उपन्यास में हिटलर की वापसी होते हुए दिखाई गई है। हिटलर वापस लौट आया है, उसे लोग पहचान नहीं रहे हैं, और जो उसे मिलता जुलता मानते हैं हिटलर से, उन्हें लगता है यह कोई विदूषक है। अंत में उसकी मुठभेड़ एक टेलीविजन के स्ट्रिंगर से हो जाती है जिसकी नौकरी जाने ही वाली है, और वह उसे देखकर उसके दिमाग में एक सूझ आती है कि क्यों न इसे लेकर एक रियलिटी शो शुरू किया जाए, और वह उसे लेकर एक रियलिटी शो शुरू करता है, और धीरे धीरे वो बहुत लोकप्रिय होने लगता है। और जब वो लोकप्रिय होने लगता है तो जर्मनी में चिंता फैल जाती है, क्योंकि तब यह दिखलाई पड़ता है कि जर्मनी ने जो इतना बड़ा आयोजन किया था अपनी स्मृति के पुनर्संयोजन का, वह आयोजन व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि यह व्यक्ति उन्हीं विचारों को वापस ला रहा है जिसे विदूषक माना जाता है, लेकिन जो हिटलर है, जो 2012 में लौट आया है, और लोग धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो रहे हैं। खैर, वह रियलिटी शो बंद किया जाता है और नौकरी चली जाती है उसकी। लेकिन स्मृतियों के संयोजन, पुनर्संयोजन, कुछ स्मृतियों को अलग कर देना, कुछ को सामने लाना, यह प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और अविशाई यह सवाल करते हैं कि हम अपने बारे में फैसला क्या कर रहे हैं। वे अपनी माता और पिता के हवाले से इस बात को कहना चाहते हैं। उनकी माँ मोमबत्तियां जलाना चाहती हैं, यानी वे दरअसल एक स्मृतियों का संगठन करना चाहती हैं, वे स्मृतियों का समुदाय बनाना चाहती हैं। वे यहूदी हैं और वो भूलना नहीं चाहती कि क्या हुआ था 1945 के पहले यूरोप में। अविशाई के पिता इसके बिल्कुल उलट हैं, और उनका कहना है कि उन्हें दरअसल वर्तमान में रहना चाहिए और स्मृतियों का संगठन नहीं करना चाहिए।
अविशाई सिर्फ इन दोनों के इस अंतर को सामने रखते हैं और पाठक के सामने यह विकल्प छोड़ देते हैं कि वह स्मृतियों का किस प्रकार का संगठन करना चाहता है, या क्या वह एक ऐसे वर्तमान क्षण का सृजन करना चाहता है जो इन स्मृतियों से आच्छादित ना हो। क्योंकि इससे एक दूसरी बात जुड़ी हुई, वह है कि ये स्मृतियां अलग अलग लोगों के लिए क्या मायने रखती हैं। एक प्रकार की स्मृति एक प्रकार के व्यक्ति के लिए एक मायने रखती है और दूसरे प्रकार के व्यक्ति के लिए दूसरा मायने रखती है। तो जब हम एक स्मृति को जीवित रखना चाहते हैं तो उससे हम अपनी गरिमा को स्थापित कर रहे हैं, लेकिन जब वह स्मृति सामने आती है तो वह एक दूसरे व्यक्ति को लज्जित भी करती रह सकती है। यह भी हो सकता है कि जो दूसरा व्यक्ति है वह इतिहास से अपने आप को उतना आक्रांत न करे, उसके पूर्वजों ने जो किया था उसका भार अपने ऊपर न ले, लेकिन उसके प्रति जिम्मेदारी महसूस करे, उस स्मृति को स्वीकार करे और यह स्वीकार करे कि उसकी पहचान का एक अंश है जो इसके लिए उत्तरदायी है, और वह इसका जिम्मा लेता है कि यह दोहराया नहीं जाएगा। जब बात अगर भारत के संदर्भ में दोहराई जाए या इसे लागू किया जाए तो सबसे जो प्रासंगिक क्षेत्र है वह जाति का क्षेत्र है, जहां स्मृति के इस संगठन और याद न किए जाने के आग्रह दोनों के बीच के द्वंद्व को हम देख सकते हैं। एक पक्ष है जो स्मृतियों का संगठन करना चाहता है, वह आत्मकथाएं लिख रहा है, वह उन आत्मकथाओं में वह स्मृतियों का संगठन कर रहा है। दूसरा पक्ष यह कहता है कि तुम ऐसा करके हमें अपराध बोध में डाल रहे हो, हम इनके लिए जिम्मेदार नहीं हैं और इसके लिए आप हमें दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन साथ साथ वह दूसरी स्मृतियों को कहीं से खोद कर सामने ला रहा है। मसलन हाल में उत्तर प्रदेश में एक दलित नेता ने घोषणा की कि वे परशुराम की मूर्ति बनाएंगे। दूसरे नेता ने, जो पिछड़े समाज के नेता है, उन्होंने भी घोषणा की कि वे परशुराम की मूर्ति बनाएंगे। उसके पहले उन्होंने घोषणा की थी कि वे कृष्ण की मूर्ति बनाएंगे। राम की मूर्ति बनने और राम के एक मंदिर बनने की घोषणा और उसका आरंभ हम देख ही चुके हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि कौन सी स्मृति खड़ी की जा सकती है और उसे खड़े किए जाने में किसी प्रकार का संकोच नहीं है। यानी परशुराम की मूर्ति 60 फीट की होगी, 120 फीट की होगी, कैसी भी हो, लेकिन अगर गांव-गांव में एक दूसरी मूर्ति खड़ी की जा रही हो जो उतनी पुरानी मिथकीय स्मृति की नहीं है, वह एक ऐतिहासिक व्यक्ति की है, उससे रिश्ता जोड़ने को बाकी समुदाय तैयार नहीं होते हैं। मैं अंबेडकर की मूर्ति की बात कर रहा हूं। अंबेडकर की मूर्ति गांव में जब एक समुदाय खड़ा करना चाहता है तो दूसरा समुदाय उसे यह कहता है कि इसे गांव के केंद्र में नहीं खड़ा किया जा सकता, आप इसे अपने मोहल्ले में खड़ा कर लें, आप इसे अपने इलाके में खड़ा कर लें। अंबेडकर से जुड़ी हुई जो याद है, उस याद की साझेदारी करने से एक पूरा समुदाय इनकार कर देता है। इस प्रकार वह समाज की साझा याद नहीं बन पाती है और साझा स्मृति नहीं बन पाती है। लेकिन यही समुदाय जो इस साझेपन में शामिल होने से इनकार करता है, वही समुदाय इस बात का दबाव पैदा करता है कि वह जिस स्मृति को सामने रख रहा है, उस स्मृति को सबको ही स्वीकार करना चाहिए और उसे साझा स्मृति होना चाहिए, उसे सार्वभौम सांस्कृतिक स्मृति होना चाहिए। इसलिए स्मृतियों का यह संघर्ष और स्मृतियों का यह संगठन और कुछ लोगों का स्मृतियों के इस संगठन से इनकार, इस द्वंद्व को हम अपने समाज में यहाँ देख सकते हैं। कौन सी याद की जाए और कौन सी याद न की जाए। अगर हम अपने देश से अलग हो जाएं, क्योंकि कई बार किसी अवधारणा को समझने के लिए बेहतर होता है कि हम अपने परिवेश से खुद को मुक्त करें,
तो स्मृतियों का यह संघर्ष, स्मृति और विस्मृति का, या स्मृति को ध्वस्त कर देने का, यह संघर्ष अभी हाल में हमें अमेरिका और यूरोप में दिखलाई पड़ा, अफ्रीका में भी दिखलाई पड़ा। अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर नामक जो एक प्रतिरोध उठ खड़ा हुआ, उस प्रतिरोध में हमने यह देखा कि अमेरिका के अलग अलग शहरों में मुख्य चौराहों पर, सड़कों पर वहाँ की सांस्कृतिक स्मृति या वहाँ की सांस्कृतिक प्रतीकात्मकता का वहन करने वाली जो प्रतिमाएं थी, उन प्रतिमाओं को आंदोलनकारियों ने गिरा दिया, उन्हें ध्वस्त कर दिया। यह चीज इंग्लैंड में भी हुई, यह चीज बाकी देशों में भी हुई। आज तक ये सारी मूर्तियां खास तरह की स्मृतियों का वहन कर रही थी, जिनसे अमेरिका खुद को परिभाषित कर रहा था, यहां तक कि कोलंबस की मूर्ति भी। अब वे सब के सब पदच्युत की जा चुकी हैं और अमेरिका के काले लोग नई स्मृतियों के गठन की मांग कर रहे हैं। इस मांग में जो अच्छी बात है और जो शुभ है अमेरिका के वर्तमान और भविष्य के लिए, कि बहुत सारे वे लोग भी शामिल हैं जो गोरे हैं, बावजूद इसके कि गोरी श्रेष्ठता का जो एक नेता है वो वहां का राष्ट्रपति है, इसके बावजूद अमेरिका में गोरे स्मृतियों के इस संघर्ष में एक दूसरे पक्ष की तरफ खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं। बात को इसलिए याद रखना चाहिए कि यह प्रस्तुति या यह तैयारी अक्सर उन लोगों को करनी पड़ती है जो पहले संस्कृति को परिभाषित करते रहे हैं। जब हम भारत की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते वक्त हम अक्सर इसका अफसोस जाहिर करते हैं कि वहाँ हम स्मृति शून्य होते जा रहे हैं। तो हम ईमानदारी से याद करें कि हमारे दिमाग में पहली सांस्कृतिक स्मृतियां क्या आती हैं। पहली वह कौन सी भाषा याद आती है जिसे हम समझते हैं कि इसमें हमारी सांस्कृतिक स्मृतियां हैं। वह भाषा संस्कृत है। हम अपने पुराणों और वेदों की याद करते हैं, हम अपने उपनिषदों की याद करते हैं, हम रामायण और महाभारत की याद करते हैं, हम तुलसी के रामचरितमानस की याद करते हैं, खासकर उत्तर भारत के लोग। और हम ये कहते हैं यह है भारतीय संस्कृति की स्मृतियां, जिनको धर्मनिरपेक्ष लोगों ने भुला दिया। और इस भुला देने की वजह से हमारी चेतना में फांक पड़ गई और उस फांक में उस दूषित सांप्रदायिकता ने जड़ जमा ली जो आज बहुसंख्यकवाद के रूप में राज कर रही है। लेकिन हमें ठहर कर सोचने की जरूरत है कि हम जब इतनी आसानी से अपनी सांस्कृतिक स्मृति को परिभाषित कर लेते हैं, तो हमने क्या इस पर कभी विचार किया है कि हमारा ध्यान कभी भी उन आदिवासी संस्कृतियों की ओर नहीं गया, वो हो या मुंडारी हो या गोंडी हो या राभा समुदाय के लोग हों या बकरवाल समुदाय के लोग हों, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया, जो शायद इस नए बन रहे भारत में या उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। जब हम सांस्कृतिक स्मृतियों के संयोजन की बात कर रहे हैं तो उसमें नागा स्मृतियों का क्या, और जब हम नागा कहते हैं तो नागालैंड में भी रह रहे अलग अलग समुदायों की स्मृति का क्या, या मणिपुर में रह रहे अलग अलग जातीय समुदायों की स्मृति का क्या। अभी जो संस्कृति के आंदोलनों में सबसे बड़ा आंदोलन उठ खड़ा हुआ था भारत में, वो असमिया संस्कृति का है। लेकिन वो खुद इतना समस्याग्रस्त था, यह हमारी समझ में तब आया जब असम में रहने वाले कुछ लोगों ने खुद को एक खास संज्ञा से अभिहित करना चाहा, खुद को मियाँ कवि कहना चाहा। तो असमिया संस्कृति के जो आंदोलन के नेता थे और जो धर्मनिरपेक्ष नेता थे,
उन्होंने भी अपने आप को मियाँ कवि कहने वालों की तीव्र भर्त्सना की और उन्होंने कहा कि उनकी ये हिमाकत कैसे हुई कि उन्होंने असमिया संस्कृति को खंडित करके एक अलग सांस्कृतिक स्मृति को सामने रखने की कोशिश की। उसके सीधे नतीजे थे और जिनकी बात मैंने शुरू में की कि जब भी आप संस्कृति की बात करें तो आप हमेशा पुलिस की याद रखें, आप हमेशा FIR की याद रखें, आप हमेशा जेल की बात याद रखें, आप हमेशा अदालत की बात याद रखें। इसलिए मियाँ कवियों को यह कहने पर कि हम मियाँ कवि हैं, यह कहकर वो सिर्फ एक बौद्धिक संघर्ष में नहीं पड़ गए, बल्कि उन्हें अब FIRs का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें पुलिस का सामना करना है, उन्हें वकीलों का सहारा लेना है और उन्हें क्यों उन्होंने अपने आप को मियाँ कवि कहा, इसके लिए अदालती तर्क प्रस्तुत करने हैं, कानूनी तर्क प्रस्तुत करने हैं जो भारत की दंड संहिताओं में जो आरोप उन पर लगाए गए हैं उन आरोपों का जवाब दे सकें। इसीलिए मैंने कहा कि अब संस्कृति का, स्मृति का और विस्मृति का यह सारा प्रश्न सिर्फ बौद्धिक चर्चा का और सांस्कृतिक चर्चा का विषय नहीं रह गया है। इस पर हमें इसलिए भी सोचने की आवश्यकता है और मैंने 5-6 वर्ष पहले या शायद उसके भी पहले इस पर सोचा कि कैसे एक संस्कृति, जिसे हम संस्कृति कहते हैं या अंग्रेजी में जिसे लोगों ने उच्च भ्रू संस्कृति कहा, हाई कल्चर कहा, हम हाई कल्चर और लो कल्चर कहते हैं, कैसे उस संस्कृति में जब हस्तक्षेप होता है रोजमर्रापन का तो वह संस्कृति अपने आप को सिकोड़ लेती है। प्रगति मैदान में हर साल एक कला मेला लगा करता है। इस कला मेला में एक साल MF हुसैन की कलाकृतियां प्रदर्शित की जानी थी और MF हुसैन की कलाकृतियों को प्रदर्शित किए जाने पर एक खास किस्म के संस्कृति के प्रवक्ताओं ने ऐतराज जाहिर किया। जो लोग इस पूरे सांस्कृतिक आयोजन को लेकर चल रहे थे, यानी जिनका इतना उदात्त उद्देश्य था, जो इतना उदात्त उद्देश्य अपने कंधों पर लेकर चल रहे थे, उनके सांस्कृतिक साहस का आलम यह था कि उन्होंने हुसैन की कलाकृतियां वहां से हटा दी और इसके बावजूद हम यह कह पाए कि हम भारतीय कला संस्कृति को वहां प्रदर्शित कर रहे हैं। किसी को इसमें संकोच नहीं हुआ। लोगों ने यह कहा कि हम दरअसल जो बच सकता है उसे बचा रहे हैं। हम भूल गए कि जब आप ऐसे बचाते हैं तो आप बचाते नहीं हैं, खत्म कर देते हैं। यह उस संस्कृति में एक दूसरी संस्कृति का हस्तक्षेप था और इस हस्तक्षेप के आगे हमने अपने आप को सिकोड़ लिया, उसका सामना नहीं किया। इसका सामना अक्सर नहीं किया जा पाता है और इसीलिए मैं संस्कृति शब्द पर विचार करते समय रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों की तरफ ध्यान दिलाने की जरूरत कर रहा हूं। उसमें एक जो रोज इस्तेमाल होती है वह चीज है पाठ्य पुस्तक, और यह पाठ्य पुस्तक जो राष्ट्रों की और संस्कृतियों की स्मृति को संयोजित करने का सबसे बड़ा अस्त्र होती है। इन पाठ्य पुस्तकों पर सबसे ज्यादा ध्यान संस्कृति, अलग अलग संस्कृतियों के प्रवक्ताओं का होता है जो उनको गढ़ रहे हैं और वे इन पर दबाव डालते रहते हैं। लेकिन इन पाठ्य पुस्तकों से स्वतंत्र हम यह मानते हैं कि एक दूसरी संस्कृति का सृजन हम सारे लोग जो गायक हैं, जो नर्तक हैं, जो वादक हैं, जो कवि हैं, कलाकार हैं, कर रहे हैं, यह भूलते हुए कि जो आम सांस्कृतिक मानस तैयार हो रहा है वह सांस्कृतिक मानस, जो आम सांस्कृतिक स्मृति लोक तैयार हो रहा है वह आम सांस्कृतिक स्मृति लोक, वह इस रोजमर्रा की जिंदगी में इन स्कूलों के जरिए, इस मीडिया के जनसंचार माध्यमों के जरिए तैयार किया जा रहा है, जिसे समाजशास्त्री बॉमन ने कहा कि शिक्षा का एक पूरा समानांतर अनौपचारिक तंत्र है, जो अनौपचारिक तंत्र औपचारिक स्कूल से बाहर है, जो जनसंचार माध्यमों में
फिल्मों में, पोस्टरों में, प्रचार सामग्रियों में, नारों में दिखलाई पड़ता है। इसलिए जब हम लोगों को याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये एक उदात्त कल्पना है, जो उदात्त कल्पना भवभूति ने की है, जो उदात्त कल्पना कंबन ने की है, जो उदात्त कल्पना वाल्मीकि की है और तुलसी की है, तो हम भूल जाते हैं कि अब प्रत्येक वर्ष पिछले कई वर्षों से रामनवमी में, दशहरा में, सावन के पूरे महीने में जब पूरे देश में कांवड़ यात्राओं का आयोजन होता है, तब राम को लेकर एक अलग प्रकार का सांस्कृतिक आयोजन होता है। और वे राम वे हैं जो मुसलमान संहारक हैं। वे राम वे हैं जो मुसलमानों का अपमान करते हैं। इसलिए हमारा सारा प्रयत्न एक दीवार से टकरा कर चूर चूर हो जाता है, जिसमें हम लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि वे दरअसल दयालु, कृपा निधान आदि आदि हैं, जिनके मन में करुणा है, वगैरह वगैरह। और हम लोगों को कहना चाहते हैं कण कण में राम है, फिर तुम उसी जगह राम को क्यों खोजते हो? क्योंकि राम की पूरी स्मृति गढ़ी जा चुकी है, हमसे स्वतंत्र गढ़ी जा चुकी है। हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाए क्योंकि हमें उसे ऐसा लगा कि यह हमारा क्षेत्र नहीं है। इसलिए यह प्रश्न कि क्या याद रहेगा, कौन सी चीज याद रखी जाती है, समाज किससे ऐसी स्मृति मानता है जो संरक्षणीय है और किसे वह विस्मरण लायक मानता है, ये दोनों प्रश्न हमारे सामने खड़े हैं। अक्सर यह कहा जाता है हमसे, और ये बिल्कुल ठीक है, और मैं फिर अविशाय की याद दिलाना चाहूंगा। अविशाय ने कहा कि बहुत सारी बातों को भूल जाना श्रेयस्कर है। याद रखने और भूल जाने से दो और चीजों का रिश्ता है। वह है माफ ना करने और माफ कर देने। अविशाय ने कहा जब तुम भूलते हो तो तुम माफ भी करते हो, लेकिन पहले माफ करना आता है। और जब तुम माफ करते हो तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि तुम उस सारी चोट को भूल जाते हो, तुम उस सारे अपमान को भूल जाते हो, जिस अपमान के लिए तुम उसे क्षमा कर रहे हो जिसने तुम्हें अपमानित किया है, तुम्हें वह चोटें दी। वह चोटें तुम्हारे शरीर पर हैं, उनके दाग हैं, इसके बावजूद तुम क्षमा करते हो, क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो तब तुम आगे बढ़ पाते हो। लेकिन फिर वे एक दूसरी बात भी कहते हैं। वे ये कहते हैं कि क्षमा जरूर की जानी चाहिए, जरूर चीजों को भूला जाना चाहिए। बिना भूले हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अगर हम भूलेंगे नहीं तो हमारा दिमाग यादों से फट जाएगा और हम प्रतिशोध की भावना से भरते चले जाएंगे। इसलिए भूलना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन कुछ बातों को याद रखना भी बहुत ही आवश्यक है। भूलना, क्षमा करना, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या होगी? उसकी एक प्रक्रिया वह है जो अफ्रीका में प्रस्तावित की गई और जिसका दूसरी जगह भी इस्तेमाल किया गया। वह थी ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और नेल्सन मंडेला ने प्रस्तावित की। और वह इसलिए कि वह गांधी को समझ पाए थे, वह क्षमा को समझ पाए थे, वह समझौते को समझ पाए थे और वो सत्य को समझ पाए थे। लेकिन क्षमा और भूलना तभी संभव है जब जो अपराध का भागी है वह उस सत्य को स्वीकार करे, वह स्वीकार करे कि उसने वह अपराध किया था, तभी क्षमा संभव है। इसलिए रिकॉन्सिलिएशन विद द पास्ट, अतीत के साथ एक तरह का तालमेल, उसके साथ एक प्रकार का समझौता। यह समझौता तभी संभव है जब सत्य का साक्षात्कार करने की, सत्य से का सामना करने की ताब हम सारे लोगों में हो। हम जो हिंसा के उस सत्य में शामिल थे
और तब हमें एक दूसरे सत्य का उद्घाटन करना पड़ेगा, जो सत्य अहिंसा का और प्रेम का सत्य है, जो सहजीवन का है। क्योंकि अंततः हमने रंग भेद इसलिए समाप्त किया था क्योंकि हमें जीवन जीने का वह तरीका अस्वीकार्य था, वह अपमान पर आधारित जीवन था। इसलिए जब नेल्सन मंडेला ने यह कहा कि रंग भेद समाप्त होना चाहिए, या जब गांधी ने आखिर अपने परवर्ती वर्षों में यह जाकर समझा कि रंग भेद बहुत बड़ी बुराई है, जब उन्होंने अस्पृश्यता को सबसे बड़ा पाप ठहराया, तो उसमें यही बात निहित थी कि सहकारी जीवन का यह तरीका अस्वीकार्य है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा अपमानित हो रहा हो और उसके अपमानित होते हुए आप शान का जीवन जी सकें। यह खुद आपको छोटा करता है, आपको कमतर करता है। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि हम जब अपनी आजादी की मांग करते हैं तो सिर्फ हम अपनी गरिमा के लिए नहीं करते हैं, हम आपको मनुष्य होने की आपकी गरिमा भी लौटा देना चाहते हैं, जो इस वक्त शोषक और शासक होकर आपने गंवा दी है। आप में मनुष्य आप नहीं हैं, हम आपको मनुष्यतर बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारी जो आजादी का संघर्ष है, वह संघर्ष दरअसल सिर्फ अपनी मनुष्यता हासिल करने का नहीं है, अंग्रेजों को मनुष्यता प्रदान करने का भी है। और यही बात नेल्सन मंडेला ने कही। इसलिए यह संघर्ष सर उठा के किया गया संघर्ष था। यह एक गुलाम की तरह नहीं, एक स्वाधीन व्यक्ति का किया गया संघर्ष था। लेकिन जैसा मैंने कहा, गांधी ने भी यूरोपियंस को यह कहा, 1947 के बाद के भारत में उनका समान नागरिकों के रूप में स्वागत है। भारतीयों के रूप में उन्हें समानता प्राप्त होगी, उनसे किसी भी प्रकार का प्रतिशोध नहीं लिया जाएगा। लेकिन उन्हें इसकी याद रहनी चाहिए कि यूरोपियों ने भारत के साथ क्या किया। जब तक यह याद नहीं रहती है, तब तक वह भूलना संभव नहीं है। जब तक इस अत्याचार को स्वीकार नहीं किया जाए, तब तक जिसके साथ अत्याचार हुआ है, जो शोषित रहा है, उसको यह कहना भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ, यह एक दूसरा अत्याचार है। यह बात जो तमिलों का जनसंहार करके तमिलों की स्वायत्तता की मांग को पूरी तरह से कुचल कर वहां बौद्ध सिंघली बहुसंख्यकवाद के नेता राजपक्षे ने तब कही थी, जो आज पुनः श्रीलंका के नेता बन चुके हैं। राजपक्षे ने तमिलों का आह्वान करते हुए कही, उन्हीं तमिलों का आह्वान करते हुए जिनको वो कुचल चुके थे, जिनका वे जनसंहार कर चुके थे। यह वक्त है कि हम सब कुछ भूल जाएं, आइए साथ मिलकर नई जिंदगी शुरू करें। यह जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी, उन्होंने क्षमा याचना नहीं की। जो तमिलों के साथ किया गया था, उसके लिए एक अहंकार पूर्ण ढंग से जब उन्होंने तमिलों को कहा सब कुछ भूल जाओ और अब साथ मिलकर आगे चलो, तब यह दरअसल एक दावत नहीं थी, एक न्योता नहीं था, बल्कि एक धमकी और एक चेतावनी थी कि तुम्हारे पास अब आतताइयों के साथ मिलकर आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। और यही बात भारतवर्ष में हम सिर्फ एक साल के स्मृतियों के संगठन में देख सकते हैं। एक वर्ष में क्या है जो याद रखा गया है और क्या है जो याद नहीं रखने की बात लोगों को कही जा रही है। कौन है जो याद रखेगा और कौन है जो याद नहीं रखेगा। 5 अगस्त को किस रूप में याद रखा जाएगा? क्या 5 अगस्त को तथाकथित राम जन्मभूमि शिलान्यास इसलिए किया गया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने राम मंदिर का निर्माण कार्य वहां इसलिए आरंभ किया कि वह कश्मीर के साथ जो कुछ भी किया था उस स्मृति को ढक देना चाहता था? जिसे अविशाई ने कहा, यह कवर अप है, यह कवर अप है मेमोरीज का।
या ऑटोमेटिक फॉरगेटिंग नहीं है? क्या वह राष्ट्रीय स्मृति से वह उस अन्याय को ढक देना चाहता था, इस एक बड़ी स्मृति को सामने रखकर? और क्या इसमें योगदान नहीं किया उन संस्थाओं ने जिनकी चर्चा हम शुरू में कर चुके, जो दरअसल हमारी यादों को अब संगठित कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? वे हैं अदालतें। जब सर्वोच्च न्यायालय ने कश्मीर के कैद नेताओं की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को किनारे कर दिया, जब वे गुम हो गए और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह कोई ऐसा अर्जेंट मामला नहीं है, वे सब थे और नहीं थे, उन्हें याद करने की जरूरत भारत की संस्कृति को नहीं थी। आज जब हम 15 अगस्त के बाद नेमी जी को याद करते थे, संस्कृति, स्मृति और विस्मृति, इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं, तो हमें नेमी चंद जैन की नैतिक स्पष्टता और नैतिक दृढ़ता, और जैसा मैंने कहा, संस्कृति को रोजमर्रापन से बींध कर उसे देखने की ताव लानी चाहिए। और इस सवाल पर धूल, मिट्टी, पसीना, बल्कि खून भी गिरते रहने देना चाहिए, जो संस्कृति नामक उदात्त शब्द पर गिरा हुआ है। और संस्कृति धूल, पसीने, आंसुओं और खून से लिथड़ी हुई है। इससे अलग जाकर इस समय हम अपनी स्मृतियों और अपनी विस्मृतियों की चर्चा नहीं कर सकते। एक बार फिर मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ नेमी निधिका और नटरंग प्रतिष्ठान का, कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आज के अवसर पर आपसे आकर बातचीत कर सकूं। आप सब ने बहुत ही धैर्यपूर्वक ये बात सुनी, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार अपूर्वानंद जी, एक विचार सघन और एक प्रासंगिकता से भरे हुए व्याख्यान के लिए। ये नेमी जी की अपनी परंपरा में ही किया हुआ, हालांकि उदात्त शब्द की आपने थोड़ी निंदा की है, तो मैं कहूँगा एक उदात्त कर्म है, जो हमको रोजमर्रा की जिंदगी में संस्कृति जो विकसित हो रही है, विकसित की जा रही है, उसकी ओर ले जाता है, बजाय उसके तथाकथित उच्चतर सोपानों की ओर। और मैं समझता हूं कि इस व्याख्यान का ये महत्व है कि वो संस्कृति को उसके उदात्त अर्थों से अलग, उसके ज्यादा गहरे मानवीय अर्थों की ओर ले जाता है। हम क्या भूल रहे हैं और क्या याद कर रहे हैं, और हमारी यादों पर कितना हमारा अधिकार है, और हम जो भूल रहे हैं उस पर कितना बस है, इसकी ओर आपने बहुत ही तीखा और उपयुक्त इशारा किया है। बहुत बहुत आपका आभार अपूर्वानंद जी। और मित्रों जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सब का भी बहुत आभार कि आपने इस व्याख्यान को, जैसा कि कहा गया, धैर्यपूर्वक सुना। आभार।